हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली में कहाँ तक कर लिया था? लास्ट में कहाँ तक किया था? सर हाइड्राइड। गॉच और अ, एंटीग्रेविटी देख रहे अच्छा H2O2 और H2S2 देख रहे थे। ओके, ठीक है। तो अभी जो मैं पहले लिखवाऊंगा फर्स्ट 10-15 मिनट्स में, वो आपने प्रॉपर कॉपी में लिखना है। उसके बाद जहां पर मैं बोलूंगा ना खुद कि ये शीट में है, तो फिर वो नहीं लिखना। आप अपनी शीट अगर खोल के बैठे हो तो सल्फ ऑक्सीजन फैमिली में मेरे पास पेज नंबर 9 है, पर आपके पास ना एक पेज है जिसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन एक टेबल है ऐसी। रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन जहां पर एक टेबल है, क्या दिख रही है आपको ये टेबल? क्या ये शीट में आपके पास किसी पेज पे ये टेबल हो? यस सर, पेज 21 पे है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन, उसके नीचे की ये टेबल है। ये वाला पेज आज मैंने पढ़ाना है आपको। तो आपको ये पेज नंबर कौन सा आपके पास शीट में? 21। ठीक है। तो 21 और जो भी आपने 21 22 बोला, जब मैं बोलूंगा ना कि मैं पेज नंबर 21 22 पे आ गया हूं, आपने फिर कुछ नहीं वहां से देखना, सब पहले सुनना है मेरे को, पर घर में बस रीड करना। तो पहले आप कॉपी में अब आप नोट करोगे एक्स्ट्रा पॉइंट। डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ सिलेनियम। ओनली फॉर ओलंपियाड, ओनली फॉर केवीपीवाई, नॉट फॉर जेई मेंस। एडवांस में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सेलेनियम एग्जिस्ट एज एसी8, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके। सल्फर एग्जिस्ट एज S8, सेलेनियम एग्जिस्ट एज Se8, टेलुरियम एग्जिस्ट एज Te8। सेलेनियम के देयर आर 8 एलोट्रॉप्स, 8 एलोट्रॉप्स है। उनमें से जो मेन एलोट्रॉप है, बस मैं उसी के बारे में फैक्ट बता रहा हूं। इसकी 3 फॉर्म है, अल्फा बीटा गामा फॉर्म, which are red in color. They all are solid. अल्फा फॉर्म, बीटा क्रिस्टल लैटिस है। जो अपने सॉलिड स्टेट में 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पड़े थे, ऑर्थोरोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोहम्बोहिड्रल, ये सारे नाम में से एक हमने नाम हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था। तो different acid molecule are arranged in a crystal lattice of hexagonal type system. Hexagonal arrangement, alpha beta gamma forms, they are arranged in hexagonal form। और इन तीनों फॉर्म का नाम क्या है? मोनोक्लिनिक फॉर्म। मोनोक्लिनिक फॉर्म। What is hexagonal? Hexagonal arrangement, hexagonal crystal system। इसके बाद अपने पास आएगी ग्रे फॉर्म। इसमें भी सेलेनियम 8 है। It is most stable and it is conducting in nature। कंडक्टिंग इन नेचर। एक ब्लैक फॉर्म, दिस इज अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सेलेनियम। जो मेन एलोट्रॉप्स है मैंने बस वही बताया। 3 मोनोक्लिनिक फॉर्म है जिनमें Se8 के हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। जो ग्रे फॉर्म है, इट इज कंडक्टिंग इन नेचर। ब्लैक फॉर्म इज अमॉर्फस।
इसमें एक छोटी सी करेक्शन, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल फॉर्म है, हेक्सागोनल। ग्रे फॉर्म में दिस इज सिंपल मोनोक्लिनिक फॉर्म, रेड कलर। ग्रे फॉर्म इज हेक्सागोनल क्रिस्टल, मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। इंफॉर्मेटिव पार्ट, अगर किसी ने पूछा, वो मोनोक्लिनिक फॉर्म का है रेड कलर। तीनों तीनों फॉर्म का मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, मोनोक्लिनिक वे में सबका रेड कलर है। अगर किसी ने पूछा सल्फर के सॉरी सिलेनियम की मोनोक्लिनिक फॉर्म कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, तो जेई मेंस में सिंगल इंटीजर टाइप का बन सकता है। मोनोक्लिनिक फॉर्म देयर आर 3 टाइप्स। व्हाट आर द कलर? रेड कलर। विच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल? ग्रे फॉर्म। क्या ग्रे फॉर्म में भी सिलेनियम SC8 एग्जिस्ट करता है? यस। और इसमें डिफरेंट SC8 की लॉन्ग चेन्स, दे आर इन अरेंज इन पॉलीमेरिक हेलिकल फॉर्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ये नाम सुना है DNA RNA बॉडी में? आपने कभी 9-10 में कभी पढ़ा होगा ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अगर इस तरह की लॉन्ग चेन SC8 की लॉन्ग चेन पॉलीमर फॉर्म में हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड है, दैट इज एक्चुअली इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हेलिकल टाइप पॉलीमर चेन। पॉलीमर तो आपको पता है, हेलिकल वही वर्ड जो आपने कभी DNA टाइप की चीजों में सुना हो। सो एग्जैक्ट ऐसा नहीं, पर कुछ कुछ ऐसा। अगर आपको कभी भी ये वर्ड आ गया पॉलीमेरिक हेलिकल फॉर्म, कौन सी है? थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल ग्रे फॉर्म है। All these polymeric chains are arranged in hexagonal crystal system. Black form is amorphous. अल्फा बीटा गामा में हेक्सागोनल नहीं होता? नहीं, वो एक ग्रे फॉर्म में, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था इसके लिए। नाउ एलोट्रॉप्स ऑफ टेलुरियम, जहां तक मुझे अंदाजा है कि अगर कभी एलोट्रॉप्स पे सिलेनियम का क्वेश्चन आया तो वो ग्रे फॉर्म से आएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है बच्चों से। एलोट्रॉप्स ऑफ टेलुरियम, ओनली वन एलोट्रॉप, वन ग्रे फॉर्म। जब मैं बोल रहा हूं ग्रे फॉर्म, मतलब दिखने में ग्रे कलर की, दिखने में ग्रे कलर की है। उस सिलेनियम सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल SC8 है, विच आर अरेंज्ड इन हेलिकल अरेंजमेंट। बट क्रिस्टल सिस्टम कैसा है? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेलुरियम में ओनली ग्रे फॉर्म, जिसमें सेम ऐसा TE8 मॉलिक्यूलर यूनिट, TE8 की पॉलीमर चेन्स है, which are arranged in polymeric helical form. Same. It is semi-metallic. Allotropes of polonium. दो एलोट्रॉप्स, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म इज क्यूबिक, बीटा फॉर्म इज रोम्बोहेड्रल। दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। इसके लिए अगर ग्रे कलर नहीं दिखेगा ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम टाइम आप ऐसे लिखो सिल्वरी व्हाइट। वैसे तो सिल्वरी व्हाइट इज लाइक ग्रे, बट प्योर वर्ड इसके लिए, पेक्यूलियर वर्ड सॉरी, सिल्वरी व्हाइट है। वन सिल्वरी व्हाइट फॉर्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर यूनिट्स इज TE8, दिस हैव अरेंज पॉलीमर हेलिकल फॉर्म। सेमी मेटेलिक का मतलब इट्स नॉट वेरी गुड कंडक्टर, बट इट्स नॉट वेरी बैड कंडक्टर, समथिंग लाइक सेमी कंडक्टर टाइप।
सर ये पोलोनियम का इम्पोर्टेंट ये पूरा ही ओलंपियाड केवीपीवाई और अगर कभी जेईई मेंस ने रट्टा टाइप क्वेश्चन पूछ लिया उसके लिए बताया। वैसे ऑनेस्टली बताऊं इस पे कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा और मैं डर के बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं ब्लैक फास्फोरस आपको बोल चुका था कि मत करना, पर फिर भी जेईई मेंस ने पूछ लिया। तो मैं अब आपके सेशन में ये रिस्क नहीं ले रहा, मेरे को लग रहा है सब अनइंपॉर्टेंट गिना तो भी बता देना। मेरे हिसाब से तो इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा या फिर बहुत चांसेस कम है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ बाय चांस, जिनको लगता है ना कि मोर इन्फॉर्मेशन मैं रट सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका भी ये कोई क्वेश्चन गलत हो। शायद अगर मैं होता मैं छोड़ के जाता, और ये शीट में नहीं है इसलिए लिखवा रहा हूं। नोटेड? यस सर। क्योंकि कई बार मेरे को पता है इस तरीके के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जाएंगे या फिर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वैसे भी मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, जब कोई स्टेटमेंट ना पता हो कैसे आ गई कहां से आ गई तो वो ट्रू ही होगी इनऑर्गेनिक में। नोटेड बच्चों? यस अब आप कुछ नहीं लिखोगे, लिखवा दिया मुझे जितना लिखवाना था आज की क्लास में। अब मैं हेलोजेंस के बारे में ही बता रहा हूं, हेलाइड्स। यहाँ पे एक काम करो, हेलाइट्स के बारे में लिखो पर उस स्टाइल में लिखना, मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखवाता हूँ। आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ने पर कुछ याद भी रह जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टेबल से कैसे पूछे जा सकते हैं। यू शुड राइट, यू गो ऑन राइट। सबसे पहले यहां पर हेडिंग बना देंगे हेलाइड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन होगा, इन व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट and what type of halides of sulfur exist? तो आंसर होगा सल्फर के जितने भी हेलाइड्स हैं वो पॉसिबल +1 +2 +4 और +6 स्टेट में आ सकते हैं। सल्फर के जो भी हेलाइड्स होंगे वो +1 स्टेट में आएंगे या +2 में या +4 या +6 में। व्हाट टाइप? आंसर इज 4 टाइप्स। मोनोहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स, हेक्साहेलाइड्स। मोनो वर्ड का मतलब अब आपने ऐसे ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन नंबर 1। सल्फर का कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, व्हाट इज दैट? S2F2, S2Cl2, S2Br2। सल्फर के मोनोहेलाइड्स, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इन सब में +1 चेक, +1। तो मोनोहेलाइड्स में सबके सब एक्चुअल में ये डाइमर है। किसके डाइमर है? लाइक SF ट्वाइस, HCl ट्वाइस, SBr ट्वाइस, इस टाइप के डाइमर। तो ये एग्जिस्ट नहीं करते SF SCl ये सब ऐसे? नहीं, they exist in form of dimer and they have open book structure। ये हम कर चुके हैं। नाइट्रोजन फैमिली में S2Cl2 के बारे में बताया था, जिसके लिए मैंने ऐसे याद करवाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ए पॉइजन गैस की फॉर्म में इससे हमने एक वॉर गैस तैयार की थी, थीन और इसके कॉम्बिनेशन से। मस्टर्ड गैस, वेरी गुड, शाबाश। S2F2, S2Cl2, S2Br2, they exist as dimer, they have open book like structure। तो अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये S2Cl2 है, it is more stable in which form, gauche or anti? Gauche, just like H2O2।
Okay, what is hybridization of sulfur? What is hybridization of sulfur? sp3 sp3। तो स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इस तरीके के जवाब दे पाओगे केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड कि सल्फर के मोनोहेलाइड्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। फिर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? s2i2 S2I2। तो अगर ये याद होगा तो आप कर पाओगे। डाइहेलाइड टेट्राहेलाइड में सल्फर सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। हेक्साहेलाइड में सिर्फ फ्लोरीन। वैसे भी जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, सल्फर के साथ अगर हैलोजन आ गया, सिलेनियम के साथ अगर हैलोजन आ गया, टेलुरियम के साथ हैलोजन आ गया, बट इन +6 ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर सिलेनियम टेलुरियम के साथ अगर कभी 6 हैलोजन आएंगे तो वो सिर्फ फ्लोरीन होगा और कोई नहीं होगा। हियर X इज ओनली फ्लोरीन। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 की फॉर्म में सल्फर सिलेनियम टेलुरियम का कोई हेलाइड है, हेक्सा हेलाइड, तो वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ हो। यानी कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया SCl6 PeCl6 POBr6 SeBr6, which of the following does not exist? Which of the following does not exist? All of these। क्योंकि यहाँ पे सब में सल्फर टेलोरियम पोलोनियम सिलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। तो हेलाइड्स में जब भी हेक्सा हेलाइड होंगे, 6 हेलाइड, तो वो सिर्फ फ्लोरीन होगा। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ हेक्सा फॉर्म में कभी नहीं आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 6 दिखाना है तो फ्लोरीन के साथ ही दिखाना। तो पोलोनियम का किसी के साथ नहीं। हेक्सा हेलाइड आना ही नहीं किसी का। पहली बात तो पोलोनियम हेक्सालाइड बनाता ही नहीं, क्योंकि पोलोनियम तो +6 स्टेट में वैसे ही नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता पोलोनियम। उस पे इनर्ट पे इफेक्ट मैक्सिमम लगेगा। तो +6 स्टेट में पोलोनियम का भी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सल्फर सिलेनियम टेलुरियम के कर सकते हैं, वो भी फ्लोरीन के साथ, पोलोनियम के साथ बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा, आप कॉपी में ये भी नोट करोगे कि सल्फर ने अगर हैलोजन के साथ आना है तो फ्लोरीन क्लोरीन आ सकते हैं, ब्रोमीन नहीं आएगा। अगर ब्रोमीन आएगा तो वो +1 स्टेट में मोनोहेलाइड। डाइहेलाइड और टेट्राहेलाइड में ओनली फ्लोरीन क्लोरीन के साथ आएगा। सर फ्लोरीन तो मोस्ट जल्दी इलेक्ट्रोनेगेटिव से है। तो तभी तो उसके साथ तो- हाई स्टेट में आ रहे हैं। हाँ तो POF6 भी तो हो सकता है सर। पोलोनियम तो वैसे ही एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, उसकी तो रिएक्टिविटी बड़ी कम है, रेडियो एक्टिव है, वो तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में चला जाता है। ऑर्डिनरी कंडीशन में वो किसी से रिएक्ट नहीं करता सिवाय ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब जल्दी से इनका केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बताओ। SF4 और SF2 में डिस्कस ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन all these 3 forms. Discuss geometry and hybridization of sulfur in these 3 forms. SF4 में C सॉ SF2 sp3d बेंट शीफ क्या बनेगा सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। what is molecular geometry? बेंट what is electronic geometry? टेट्राहेड this is bent, v shape, pyramid, angular। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल याद है, केमिकल बॉन्डिंग में किया था। यस सर जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतानी तो लोन पेयर को भी जस्ट लाइक बॉन्ड गिन लो, जस्ट लाइक 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर को जस्ट मान के चलो कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन और है,
तो जहां एक फ्लोरीन होता तो टेट्राहेड्रल कहलाती। टेट्राहेलाइड्स में चेक करो, टेट्राहेलाइड्स में 4 फ्लोरीन है सल्फर के राउंड, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक फ्लोरीन के साथ शेयर। What is the hybridization of sulfur? What is hybridization of sulfur? sp3d. sp3d. What is geometry? What is molecular geometry? Butterfly. बिल्कुल गलत। Seesaw. Seesaw. Electronic diagonal bidirectional. Seesaw. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पूछा ही नहीं, मैंने तो बस ये पूछा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, दिस बॉन्ड लेंथ इज x एंगस्ट्रॉम, दिस बॉन्ड लेंथ इज y एंगस्ट्रॉम, y मोर देन x और x मोर देन y? Y greater than I X. more than X. More than Axial bond are longer than equatorial bond. Axial bond is longer than equatorial bond. Angle, this is θ1, this is θ2. θ1 is less than 120 degree, θ1 is more than 120 degree, θ1 is 120 degree. चेक करो क्या आएगा। लेस देन 120 डिग्री। लोन पेयर आ चुका है, लोन पेयर आने से लोन पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर इसे रिपेल करेगा, दे विल कम क्लोज। सो दिस θ1 विल बी लेस देन 120 डिग्री। दो बॉन्ड पेयर जो कि 180 पे दिख रहे हैं, ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री पे रिपल्शन दिखा रहा है, तो लोन पेयर इसे 90 पे रिपेल करेगा, लोन पेयर इसे 90 पे रिपेल करेगा। तो ये दोनों बॉन्ड राइट में जाएंगे या लेफ्ट में आएंगे? ये Right. बॉन्ड फ्लोरीन वाला राइट में शिफ्ट करेगा, ये भी राइट में शिफ्ट करेगा। θ2 लेस देन तो 180। θ2 होगा, θ2 वो लेस देन 180। अब अगर मैंने ये पूछा θ2 इज ग्रेटर देन θ1 या θ2 लेस देन θ1? θ2 ग्रेटर। θ2 ग्रेटर देन θ1। Which of the halides of sulfur is most stable? सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्या बताया हुआ? +6। +6। तो which of these halide is most stable? SF6 most stable. It's a gas. It's thermodynamically be most stable. And kinetically is also most stable. सर काइनेटिकली। बताने लगा। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल का मतलब कि जब SF6 को बनाया जाता है, सल्फर को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जब SF6 बनता है, तो डेल्टा H इज वेरी वेरी नेगेटिव, यानी कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्योंकि प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। प्रोडक्ट विल बी मोस्ट स्टेबल, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाओगे, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहे होगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। डेल्टा H इज वेरी नेगेटिव। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं, डेल्टा GF विल बी वेरी नेगेटिव। जिस भी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा,
उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, डेल्टा एच इज नेगेटिव या डेल्टा जीएफ इज नेगेटिव। अगर मैंने पूछा काइनेटिकली स्टेबल है, इसका मतलब SF6 का किसी के साथ भी रिएक्शन में हिस्सा लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका किसी के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने इसको पानी में डाला तो वाटर में ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, इट विल नॉट लाइक टू रिएक्ट विद द वाटर, यानी कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, इट विल नॉट रिएक्ट रैपिडली, इट विल रिएक्ट वेरी स्लोली, या फिर इट विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो SF6 का हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं होता, ऑलमोस्ट नहीं होता। तो अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दी SF6 डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विद वाटर, फाइन, ट्रू, इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट केमिकल। जब मैं ये कहूं काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल, मतलब केमिकली इनर्ट है। SF6 का डेली लाइफ में यूज, व्हाट इज इट्स यूज इन डेली लाइफ? फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये करंट कंडक्ट नहीं करता, so used as insulator in switch gears or in high electric voltage appliances. जहां तक मुझे लगता है मेंस में ये स्टेटमेंट आ सकती है। कल मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया, लास्ट ईयर में आईपी में था। आई मीन खुशी है तो मैं बता रहा हूं आपको, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स माय क्रेडिट, बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। उसका कुछ 98 या 99 परसेंटाइल आया जेई मेंस में अभी इस साल, और उसकी बोर्ड की परसेंटेज भी कुछ इसी रेंज में थी, 98 to 99। उसको 3 जगह पे एडमिशन ऑफर हो गई, बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस, IIIT हैदराबाद रिसर्च प्रोग्राम में, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वहां पर भी 5 ईयर रिसर्च प्रोग्राम है। तो मेरे को इसलिए अच्छा लगा, वो कह रहा सर मैं कंफ्यूज हूं, मैं जाऊं कहाँ। तो मेरे को लग रहा था यार कितना लकी बच्चे हैं जिसको इतनी जगह से कॉल आ गई। कह रहा मैं जेई एडवांस दूं या ना दूं। मैंने कहा जेई एडवांस देना जरूर है, अगर सीट ब्लॉक होती है तो अभी कर ले, बाई चांस जेई एडवांस में कुछ भी होगा, बिट्स पिलानी तो अपने हाथ में होंगे। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू कि मेरे को नेक्स्ट ईयर आपके बैच में से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए कि सर मेरा एक जगह नहीं, मेरी इतनी ज्यादा सिलेक्शन हो रही है, मैं करूँ क्या। तो उसके पेरेंट्स से मेरी बात हुई, देवर सिंह की वी आर कंफ्यूज्ड, हम ISI छोड़ रहे हैं, IIIT हैदराबाद छोड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ घबराओ मत, बिट्स पिलाने मिल रही है ना, ब्लॉक कर दो बस। कह रहे 2,35,000 लगेंगे। मैंने कहा वो तो आप जितना उसने कमा के दे देना, ये अमाउंट कुछ भी नहीं उसके सामने। कह रहे नहीं वी आर नॉट वरीड अबाउट द फीस। मैं कहा ब्लॉक कर दो बस, फिर 3 अक्टूबर में जेई एडवांस देना, बाद में जो रिजल्ट आएगा देखी जाएगी। मतलब ऐसे केस में क्या होता है, जब आपकी एक जगह सीट सिक्योर हो जाती है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, खासकर जब आपने अपना माइंड रिजिड नहीं बनाया कि मुझे IIT नहीं जाना है बस, इक्वलेंट और उससे भी ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, तो आप रिलैक्स देते हो। आप बता होता है कि अब मैं जेई एडवांस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे इससे बेटर मिल गया तो ठीक है, सीट तो मेरी सिक्योर ही है, टेंशन ही नहीं रहती एग्जाम देते हो। अब जब वो, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, जब वो स्क्रीन के सामने जेई एडवांस बैठ के दे रहा होगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं होगी। मैंने से ऐसे ही पूछा कल, मैंने कहा फिर अब क्या प्लान है जेई एडवांस में। कह रहा अब ये लग रहा है कि स्क्रीन के सामने बैठ के डरूंगा नहीं, हो गया अब जो हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप में से भी मुझे कुछ ऐसी न्यूज दोगे।
और मैंने पर्टिकुलरली सच बताऊं उसी का केस क्यों बता रहा हूं आपको, मतलब मैंने 3-4 ऐसे केस सुने, पर मैं इसी का केस क्यों बता रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसकी स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि इसकी 3 जगह सिलेक्शन होगी, नहीं। वो जब एडमिशन उसने 11th में लिया था तो सितंबर अक्टूबर तक वो भी रोता था कि सर मेरे टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आते 11th में, मेरा ये वाला सिलेबस करता हूँ मेरा इतना पेंडिंग है, मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मेरा इतना पेंडिंग है, क्या करूं, मेरे को हाथ पैर फूल रहे हैं, मेरा बैकलॉग है। तो मैंने उसे अब कल ये लिटरली बोला है कि जिस दिन तेरा जेई एडवांस हो गया ना, तेरे को मेरी लाइव क्लास में आके सबको बताना है कि बैकलॉग से घबराना नहीं होता, मेरा भी इकट्ठा हुआ था। तो मेरा पर्पस सिर्फ होप जगाना है आप सबकी। बैकलॉग, होमवर्क, टेस्ट के मार्क्स आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करते हैं, बस आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है। लेकिन मुझे ये भी बताना है, ही वॉज सो सिंसियर। मैंने कभी भी अगर किसी स्टूडेंट को फोन पे कभी ऐसा बोला हो ना, मुझे नहीं पता मेरी किसी से आप में से कन्वर्सेशन हुई है, मैं हमेशा बोलता हूँ यार 6 से 8 घंटे की सिटिंग रोज देनी है, टेस्ट में मार्क्स है 0 है, लास्ट में सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। मैंने ये चीज उसको भी बोली थी, और मैंने उसे ये भी बोला था कि कभी कल को जब सिलेक्शन हो गई तो तुझे आके बताना है मेरे बैच में कि मेरा भी बैकलॉग इकट्ठा होता था। कहता मुझे जेई की रैंक आने तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा, और मैं आपको पक्का मिलवाऊंगा अगर अगर मुझे मौका मिला तो। मैं कमिट नहीं कर रहा, बट अगर मुझे मौका मिला तो। सो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये राहत आनी चाहिए कि बैकलॉग जिनके होते हैं ना उनके भी सिलेक्शन होते हैं। ओके, डिस्कस टेट्राहेलाइड्स, सॉरी, डिस्कस डाइहेलाइड्स of oxygen family. डाइहेलाइड्स का मतलब सल्फर का हेलोजन के साथ कंपाउंड जिसमें इसका +2 स्टेट है। कौन कौन से हैं ऐसे? HCl2, SF2, ये अभी बता दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। सिलेनियम डाइहेलाइड्स नहीं बनाता, यही मुझे बताना है आपको इस क्वेश्चन में। सिलेनियम डज नॉट फॉर्म डाइहेलाइड्स। टेलुरियम डाइहेलाइड्स बनाएगा क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ। पोलोनियम भी बनाएगा क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ। सिलेनियम डाइहेलाइड्स नहीं बनाता, टेलुरियम पोलोनियम डाइहेलाइड्स बनाएंगे। डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री and total number of lone pairs in dihalide of tellurium। करके दिखाओ। टेलुरियम के 2 ही डाइहेलाइड्स हैं, पोलोनियम क्लोराइड, पोलोनियम ब्रोमाइड। आपने बोला था कि नहीं होता है वो किसके साथ? हेक्सा में नहीं बोला था, वैसे होता ये है। डाइहेलाइड की बात हो रही है, डाइहेलाइड्स की बात हो के रही है। साथ नहीं होगा उसमें। किसके साथ? TF2 नहीं TF2 ना, TOBF2। टेलुरियम का फ्लोरीन आयोडीन के साथ डाइहेलाइड नहीं है, पोलोनियम का फ्लोरीन और आयोडीन के साथ डाइहेलाइड नहीं तो है। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं हो रहा है जब वो हेक्साहाइलाइड याद रखना, एक्चुअली ज्यादातर जब ये फ्लोरीन के साथ आ रहा था ना टेलुरियम, तो हेक्सा फॉर्म में आ रहा था, हाई फॉर्म में आ रहा था। हाई फॉर्म में तुमने लिखा ही है, ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के साथ आ नहीं सकता, पर फ्लोरीन के साथ वो गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। डिस्कस अबाउट सर शीट में टेलुरियम का एक और दे रखा है तो वो गलत होगा ना? क्यों? डाइहेलाइड्स में ना, यस सर, टेलुरियम आयोडाइड। नहीं करना, काट दो। ओके सर। चेक करके बताओ इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आंसर? बेंट और sp3 बेंड टेट्राइडल, बेंट
मैंने ज्योमेट्री बोली है, तो जब तक कुछ नहीं कहा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। 8 जब तक कुछ नहीं कहा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। तो बेंट, एंगुलर और वी शेप, कुछ भी बोल सकते हो। 8 लोन पे लोन पेयर, सर दो अगर लोन शेप पर पूछा है तो भी टेलुरियम पे। देखो शेप, जब अगर शेप बोला है ना तो वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। ओके सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। डिस्कस टेट्राहेलाइड्स of oxygen family. सल्फर टेट्राहेलाइड फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाएगा। सिलेनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। सर ये सब याद करना ही कौन किसके साथ बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेलुरियम सबके साथ। और पोलोनियम 3 के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। टेट्राहेलाइड में सल्फर का ब्रोमाइड और आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। सिलेनियम का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोलोनियम का फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाउ मेनी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, repulsions are there in SCBr4 based on VSEPR theory? इस पे सिंगल इंटीजर क्वेश्चन अगर आया तो क्या आंसर दोगे? हाउ मेनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर देयर इन SCBr4 based on VSEPR theory? आपका आंसर है 1 2 3 4, सिंगल इंटीजर में मुझे बताना। सर 4। 4 व्हाट इज योर आंसर? 4 आ रहा है। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाया इसका? यस सर। ज्योमेट्री क्या आ रही है SCBr4 की ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सीसॉ। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछा होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछा है तो सीसॉ। और जब तक कुछ वर्ड मेंशन नहीं तो वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। तो सेलेनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक ब्रोमीन के साथ शेयर। तो 5 4 बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 और पांचवा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर सिलेनियम के लिए 5 है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो सीसॉ। क्या बताओगे आंसर? कितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन? 4। 2 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल। आंसर इज 2। जब मैंने ये लिखा ना बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, तो VSEPR थ्योरी कहती है वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सिग्निफिकेंट है जो स्मॉलर एंगल पे है, जो मिनिमम एंगल पे है। इस लोन पेयर का रिपल्शन इसके साथ 90 डिग्री वाला है, लेकिन इस लोन पेयर का रिपल्शन इससे ऑलमोस्ट मोर देन 120 डिग्री पे है, विच इज वीक, विच इज नॉट काउंटेड।
अगर किसी लोन तब पेयर भी का उस एंगल बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन 120 डिग्री से ज्यादा पे आ गया, उससे काउंट नहीं करना, मतलब दैट रिपल्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। इसलिए यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दो ही बोलने। सर लेकिन आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आपने तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 बोला, बट ये स्टेटमेंट है VSEPR थ्योरी में कि जिन रिपल्शंस में लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ एंगल मोर देन 100 डिग्री हो जाता है, वो रिपल्शन से सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। सर लेकिन वो और क्योंकि ये एंगल 120 से छोटा है, ये एंगल 120 से छोटा है, यानी कि ये एंगल 120 से बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी बेसिस पे बोल रहे हैं एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग हो गया, क्योंकि इसको लोन पेयर का रिपल्शन सिग्निफिकेंटली बना। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ छोटी नहीं हुई, एक्सियल बॉन्ड लंबे हो गए, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन उनको ज्यादा मिल रही थी। इसलिए ऐसा क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता आपसे। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वही काउंट करने हैं जो मिनिमम एंगल पे सिग्निफिकेंटली, जो 100 डिग्री से कम पे आपको दिख रहे हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं लिखा होता बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं बोला, अब बोला कि अब 4 बोल देते तो मैं सही मानता। अब यहां पर क्वेश्चन, डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, और अगर मैंने क्वेश्चन बोल दिया डिस्कस फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मान लो ये कंपाउंड है OF2, O2F2, O2Cl2, O2Br2। सबसे पहले तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना। व्हाट इज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? +2 +1। अब मैं इसका IUPAC नेम पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोरो ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड? डाइफ्लोरो ऑक्साइड। डाइफ्लोरो ऑक्साइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। IDE उसके नाम के पीछे लगेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो IDE फ्लोरीन के नाम के पीछे लगाना, ऑक्सीजन के नाम के पीछे IDE नहीं आएगा। सो इट इज नॉट ऑक्साइड, it is fluoride of oxygen, it is not oxide of fluorine. This is fluoride of oxygen, not oxide of fluorine. आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग पता लगा? IDE किसके नाम के अंत में लगेगा, किसका सफिक्स बनेगा? IDE, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सो इट शुड बी कॉल्ड इट एज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। दिस इज डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो अब इसका नाम बताओ, इसको मैं क्या बोलूं? सोच के ये बताना आपको मुझे, ऑक्सीजन क्लोराइड बोलूं या क्लोरीन ऑक्साइड? क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड। सो डाइक्लोरो डाइऑक्साइड, मतलब these are oxides, these are oxides, not chlorides Not halide. or bromides of oxygen. How many of these have open book structure? How many of these have open book structure? Last three. 3. 1, 2, 3. All these 3 have open book like structure. सिर A2 B2 का हमेशा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ना? बिल्कुल ठीक, प्रोवाइडेड उनमें
में सिंगल बॉन्ड हो। अब ऐसे ये देख, ये आपने अच्छा क्वेश्चन दिया कि क्या जिस कंपाउंड का A2B2 स्ट्रक्चर होगा वो सब ओपन बुक लाइक है। मान लो ऐसा कंपाउंड आ गया N2F2, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड नहीं है। अब ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर नहीं बोलना। प्लेनर जहां सेंट्रल एटम का सिंगल बॉन्ड हो, जहां सेंट्रल एटम, दोनों सेंट्रल एटम का सिंगल बॉन्ड हो, A2B2, वहां आप बोल सकते हो ये स्टेटमेंट कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर कभी ये ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट आ जाए ऑल A2B2 हैव ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, रॉन्ग। इफ द 2A एटम हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वहां ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर नहीं। यू गॉट योर आंसर बेटा, जिसने Yes, पूछा sir. था। Thank you. अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन था ये। नोट फॉर जेई एडवांस, SF4, SCF4, TEF4, इनके फिजिकल स्टेट, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। रीजन क्या दोगे आप? हाउ यू विल एक्सप्लेन व्हाई दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड? सर बॉन्ड एंगल की वजह से। नहीं, बॉन्ड एंगल को फिजिकल स्टेट से कोई मतलब As नहीं। the size of सॉलिड the की डेफिनेशन नहीं, जैसे आयनिक बढ़ जा रहा है तो फिर वो गैस bond strength decreases. एक जैसे मिनट, गैस- एक जना बोलो, सब बोल रहे हैं। Size हाँ, of the आपने क्या molecule- कह रहे? size of the molecule is increasing, so the bond strength is decreasing, and hence the molecules. Bond strength is increasing. और फजांस रूल की वजह से उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो गैसेस ना, सर एक नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ जाए तो लाइटिंग आयनिक पॉइंट, कैरेक्टर बॉइलिंग बढ़ेगा। पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट। नहीं, आयनिक कैरेक्टर वाला क्या कह रहे हो? सर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर जिसमें बढ़ता है वो तो सॉलिड के तरह एग्जिस्ट Okay. करते हैं ना ऑलमोस्ट। तो ठीक है। मतलब आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हो, बट उससे बेटर आंसर ये होता, SF4 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो वो गैस है ना। और TeF4 के डिफरेंट मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, तभी तो वो सॉलिड है। तो यहाँ पर सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम के बेसिस पे जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल रेगुलर फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्स आर इंक्रीजिंग। सो जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। Molecular mass. और सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब सॉलिड फॉर्म हो। तो बाय चांस अगर कभी ऐसी मैचिंग आ गई, SF4 लिक्विड है या SCF4 लिक्विड है या TF4 सॉलिड है, तो सल्फर गैस, सिलेनियम लिक्विड, टेलुरियम सॉलिड फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज नॉट ए रूल, ये इन्हीं के लिए बोल रहा हूं, इसलिए ये पूछा जा सकता है। सर अगर SF2 SCF2 होता तो? नहीं, तब नहीं। जहां पर हमारी स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती वहीं पे सवाल बनेगा, रैंडमली नहीं हम बता सकते, ये कोई जनरल रूल नहीं है। सर जैसे मैंने अभी पूछा था आपसे, H2O2 और सर एक और H2O2 के दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो गैसियस H2O2 फेज में और एक सॉलिड फेज में। सर डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, वही सर, वही मैंने बस आपसे वही क्लियर किया। ओके। अब आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गेट हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर? विद हाईएस्ट रेट SF4, SF6? SF4. SF6, TEF, SF6, SCF6, TEF6। पहले इन दो में बताना है, फिर इन तीनों में बताना। Decreases. रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? SF4. SF4। वाई? रीजन? SF6 SF6 is high. stable state में. SF6 इज हाईली स्टेबल काइनेटिकली एज वेल एज थर्मोडायनामिकली। अब ध्यान से सुनो,
समझना, उसका रीजन मैं लिखवाऊंगा। ये SF4 का स्ट्रक्चर, ये SF6 का स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी ज्योमेट्री ऑफ SF6? octahedral. How many angles at 90 degree are there? How many bond angle of 90 degree are present in SF6? How many bond angle of 90 degree are present in SF6? 8. 12. 8. 12. 8. गलत, 12। अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो आपने ये देख लिया 1 और 2 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में, ये 4 एंगल मुझे दिख गए। अब हर इस वर्टिकल वाले का 1 2 3 4 के साथ क्या एंगल है? दिस 90. एंगल, Right दिस, angle. दिस, दिस, दिस। ऊपर वाले वर्टिकल वाले फ्लोरीन का हर फ्लोरीन के साथ 4 एंगल 90 पे और आ गए। इसी तरह नीचे वाले फ्लोरीन के साथ, इन चारों के साथ। तो हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर एट 90 डिग्री? 12. 12 bond angles of 90 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से समझना, वाटर के साथ उसी का रिएक्शन होगा जहां ऑक्सीजन अपने लोन पर सल्फर के d ऑर्बिटल्स में डाल सके। तो वाटर को अपना ऑक्सीजन का लोन पर लेके आना सल्फर के पास। तो जब यहां पर सब तरफ से फ्लोरीन है ना, ये पूरा ऑक्टाहेड्रल पैक्ड है। अब वाटर कहीं से भी आएगा ना, फ्लोरीन के लोन पेयर इसे रिपल्शन ऑफर करेंगे। और वैसे भी सल्फर अपनी हाईएस्ट वैलेंसी में है, इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे कि सल्फर ऑलरेडी +6 स्टेट में, इससे ज्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड ही बना रहा है। तो जब वाटर का ऑक्सीजन सल्फर को अप्रोच करता है, तो इसके सराउंडिंग में ये जो 6 फ्लोरीन है ऑक्टाहेड्रल वे में, 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल में, वाटर कहीं से भी सल्फर को अप्रोच नहीं कर पाता। दे ऑफर रिपल्शन टू द कमिंग वाटर। अब मुझे ये बताओ, क्या फ्लोरीन वाटर से बॉन्डेड है? नो सर। फ्लोरीन वाटर से बॉन्डेड है? नहीं बॉन्डेड। तो दो नॉन बॉन्डेड के बीच के रिपल्शन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक में पढ़ा आपने, दो नॉन बॉन्डेड के बीच में स्टेरिकली हिंडर्ड, स्टेरिक रिपल्शन। हम बोलेंगे कि स्टेरिक रिपल्शन ऑफ दिस फ्लोरीन अराउंड सल्फर इज मोर। जबकि यहां पर फ्लोरीन 4 ही है, ये स्पेस खाली है इधर की तरफ से, इधर की तरफ से, इधर की। अगर ये अपनी वैलेंसी 6 एक्सपेंड करे तो इसे ऑक्टाहेड्रल में आने के लिए यहां ये 2 स्पेस अवेलेबल है। तो वाटर इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है। इन शॉर्ट, वाटर सल्फर को अप्रोच कर सकता है। जो 4 फ्लोरीन का स्टेरिक रिपल्शन है वो इतना डोमिनेट नहीं करेगा कि ऑक्सीजन को सल्फर के पास ना आने दे। पर यहां 6 फ्लोरीन सल्फर को स्टेरिकली हिंडर्ड रखते हैं, इसलिए वाटर कभी भी सल्फर तक अप्रोच नहीं कर पाता, इसलिए ये काइनेटिकली इनर्ट है। सर लेकिन अगर एफ लिविंग ग्रुप की तरह काम करे, फिर अगर तो फ्लोरीन हो सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि F इज ए वेरी बैड लिविंग ग्रुप। आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, यस सर, फ्लोराइड्स आर वेरी बैड लिविंग ग्रुप। सर बट इसलिए ये पॉसिबल तो काम है इतना ना आसान नहीं है। एक्सटेंट तक। देखो, हमें ये पता लग गया कि SF6 वाटर में रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अब हम इससे ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ओके, ये फ्लोरीन आने नहीं दे रही वाटर को। ओके कि केमिस्ट्री में पहले Yes, हम sir, पहले समझ करके देखते हैं, उसके बाद उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखते सल्फर फ्लोरीन का Yes, बॉन्ड sir, बहुत yes, सो इन SF6 6 fluorine offer very high steric hindrance to the coming water molecule, so that oxygen of the water cannot approach to the
sulfur to the vacant orbital of sulfur. SF4 में भी सल्फर की हाईएस्ट वैलेंसी नहीं हुई, सल्फर अभी लो वैलेंसी स्टेट में है, ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो यहां वाटर आके बॉन्ड बना सकता है, बट यहां नहीं कर पाएगा. सो इट रिएक्ट्स violently with water. अब यहां पर बताओ, जब हर तरफ 6 फ्लोरीन है, अब क्या होगा, कहां वाटर इजीली अप्रोच कर सकता है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. कहां वाटर? टेलुरियम में. क्यों? उसका सरफेस क्योंकि जब सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो जाएगा ना, साइज बड़ा हो जाएगा, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी. मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे सोचो, एक बॉल के राउंड 6 टेनिस बॉल है, अगर मैं उस बॉल को फुटबॉल जैसा बना दूं, यही मैं बोल रहा हूं ना, सल्फर छोटा है, सिलेनियम बड़ा है, टेलुरियम और बड़ा है, तो अगर सेंट्रल एटम को मैं बड़ा कर दूं, तो ये इसके बीच में फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का जो स्पेसिंग है, एंगल है, वो बढ़ जाएगा, वाटर कैन अप्रोच ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया टेलुरियम के आने से. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सर ऐसे भी देख सकते हैं कि मतलब डाउन द ग्रुप जाने से उसकी +6 की स्टेबिलिटी कम होगी, तो फिर स्टेबिलिटी कम होगी तो वाटर से रिएक्ट करने की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये भी सही है. बट अगर कभी ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप में आती है, तो आपने ये रीजन देना, टेलुरियम का साइज बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से अब 2 फ्लोरीन के बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, वाटर अप्रोच कर पाएगा. सो with increase in the size of central atom, water can approach to the central atom. So rate of hydrolysis increases. सर अभी जो आपने VSEPR थ्योरी वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें आपने बोला था कि स्मॉल एंगल्स के ऊपर ही वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, उसमें सर कितने एंगल तक वो सिग्निफिकेंट होता है? 100 डिग्री तक. 100 डिग्री से अगर कोई ज्यादा की रिपल्शन है, वो काम में नहीं आएगी. ओके सर, थैंक यू सर. ओके. So now our next topic is discussion on oxygen. First is method of preparation. सर नोट करना है. नहीं नोट कर रहा, सिर्फ सुनना है. आप क्या मैं ये रेज कर दूं? यस सर. जिन चीजों को मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कॉपी में लिखवाया ना, वो तो कभी भी पढ़े बिना टेस्ट में नहीं जाना. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले यहां पर एक चीज, जो चीज आपको शीट में लिख लेना, शीट में एक राइम की फॉर्म में. आज पंजाबी मैन मरेंगे. ऐसे राइम की फॉर्म में नोट करें. आज से आप जानते हो सिल्वर, पंजाबी से नन अदर देन लेड, मैन से मैंगनीज, और मरेंगे से मरकरी. इन मेटल के ऑक्साइड्स लाइक सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया इनको हीट किया तो क्या बनेगा? हीट करने से they will decompose on heating and they will come in their lowest state. हमें वैसे भी पता है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई, तो सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज करके सिल्वर और ऑक्सीजन गैस बनाएगा. Pb3O4 दिया हुआ है,
मान लो मैंने PbO2 दे दिए, लेड की कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +2 या +4? लेड अपनी फैमिली में सबसे नीचे है, +2। लेड अपनी फैमिली में सबसे नीचे है, +2। तो इसलिए जब लेड +4 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो लेड +4 से +2 में आएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे PbO देगा, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। तो ये क्या बनाएगा, PbO PbO, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, क्योंकि लेड को +4 से ज्यादा स्टेबल स्टेट +2 है। और अब ये भी ध्यान में रखना, कई बार आपको यहाँ पर ना PbO ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर ये घबराना नहीं, फिर आपने क्या करना है, PbO PbO2 के साथ मिक्सचर की फॉर्म में रह सकता है। तो यहां पर आपको कोई ये भी बोल सकता है Pb3O4, क्योंकि PbO2 और PbO का मिक्सचर 1:2 रेशो में, इट इज नथिंग बट Pb3O4। और सर अगर स्टार्टिंग यहां पर जरा देखो, लेड कौन से स्टेट में, यहाँ +4 में, यहाँ +2 में है। तो बेसिकली सपोज इसकी मैंने पार्शियल रिएक्शन हो गई, मान लो मैंने इसके 6 मोल लिए थे, 6 मोल में से सपोज 2:1 रेशो में PbO बना है अभी, तो वो PbO2 के साथ Pb3O4 की फॉर्म में आपको ऑप्शंस में दिखाया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं दिखा तो इसको गलत मत करके आना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जाएगा। पर आपने इसको ये समझ लेना कि यहाँ पर लेड +2 स्टेट में आ गया है, इसका मतलब वो PbO को हिडन फॉर्म में, मिस्टीरियस फॉर्म में आपको ऑप्शन में दिखा रहा है। अब इसी तरीके से मैंगनीज है +4 में, ऑक्सीजन -2 में है, तो ऑक्सीजन अपने लोएस्ट स्टेट में, तो ये ऑक्सीजन गैस बनकर निकलेगा, तो ये MnO+O2 बना देगा। पर हो सकता है आपको MnO क्वेश्चन में ना लिख के दिया जाए। सेम स्टोरी यहां पे, अगर MnO2 और MnO का मिक्सचर हो 1:2 रेशो में, 1:2 रेशो में Mn3O4 मिलेगा। तो आपको Mn3O4 भी दिख जाए तो वो गलत नहीं है, इट इज पॉसिबल। मरकरी इनर्ट मेटल है, इनर्ट मेटल इनर्ट स्टेट में आना चाहिए। सर इसमें अगर स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि Pb3O4 या Mn3O4 को हीट किया तो? हाँ, अगर स्टार्टिंग में Pb3O4 दे दिया, फिर आप PbO बना दो। ऐसे दे दिया होता, अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। मैं समझूंगा कि Pb3O4 इज मिक्सचर ऑफ PbO2 एंड PbO, तो इसमें रिडॉक्स नहीं होगा, मतलब इसमें रिडॉक्स नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो लेड +4 से -2 में, अब आप दिखा दोगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर रहे हैं, तो ये PbO तो PbO ही रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, पर इस PbO2 से अब एक PbO और आ जाएगा, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसे, तो लेड +4 से +2 स्टेट में आएगा, तो PbO बनेगा। तो फिर रिलीज होने वाली गैस ऑक्सीजन है साइड में। क्या ये बात समझ में आई है सबको, ये रिएक्शन समझ में आया? यस सर। सर इस समय पूरा इसमें किसी को डाउट? उसमें पूरा PbO, अब आप पूरा PbO लिखोगे, ओके। क्योंकि अब आप ये नहीं लिख सकते कि ये Pb3O4 से Pb3O4 नहीं बोल सकते आप। बच्चों क्या ये चीज आपको पता लगी है? रियलिटी में रिएक्शन सिर्फ यही हो रहा है। मुझे ये बताओ, जब एक ऑक्सीजन -2 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये ऑक्सीजन हाफ O2 बन गया, तो इसके छोड़े 2 इलेक्ट्रॉन लेड ने गेन किए, तो लेड +4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड +2 में आ गया, तो लेड +2 will react with second oxygen to form PbO, और एक ऑक्सीजन तो O2 बन के निकल गया ना। ये रिएक्शन समझ लगी आपको सबको? यस सर। पक्का ना? इसमें किसी को कोई डाउट? श्योर? तो कई बार बाय चांस आपको क्वेश्चन में ऐसा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन डीकंपोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस O2, तो आपको राइम से ही ध्यान में रखना, जस्ट टू सेव योर टाइम।
इस चारों में से किसी रिएक्शन में डाउट है तो दोबारा पूछो। डाउट? ओके। अब ये क्वेश्चन आपकी शीट में भी है और आपको ऐसे सिंगल डिजिट इंटीजर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस O2 on heating? KMNO4, KClO3, K2Cr2O7, Mn3O4, KNO3, HgO, BaO2, अब आप यहां पर क्या लिखोगे? नंबर 1, ऑल peroxides, superoxide on heating alone or on reaction with water or acid releases O2. मुझे इसका मतलब बताओ क्या लिखवाया मैंने? सर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड हीट करने पे वो O2 रिलीज कर, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को हीट किया अकेले को तो वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, या फिर कब करेंगे? H2O से रिएक्शन, और ऑन द रिएक्शन विद वाटर या फिर एसिड के साथ। पहले तो अब मिशन में से छान के बताओ कोई पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है? BaO2, BaO2 है सुपर BaO2 है सुपर ऑक्साइड। चेक करके बताओ BaO2, क्या इनमें KO2, से कोई सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड्स जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जहां -1 आ गया वो पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया वो सुपर ऑक्साइड है। क्या मैं बोल दूं ये तीनों? यस यहाँ सर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन Yes, नंबर माइनस -1 है minus क्योंकि 1. बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +2। KO2 में पोटेशियम +1 है, Minus half. ऑक्सीजन -1/2, Peroxide. सोडियम में ऑक्सीजन यहाँ -1 स्टेट में। अच्छा, क्या आपने मुझे इस चीज का आंसर दोगे? H2O2 when it is heated what happens? H2O, 2 plus half. water and oxygen। तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या? माइनस -1, Minus 1. यहाँ -2 और यहाँ 0। तो चेक करके बताओ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? Oxidation or reduction. रिडक्शन दोनों -1 से -2 प्रोपोर्शनल इसकी रिडक्शन या इसी की ऑक्सीडेशन? Disproportionation. इसका माइक वॉइस कर रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। H2O2 की डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है, राइट? जितने भी पेरोक्साइड्स होंगे वो हीट करने पे डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। पेरोक्साइड्स, दिस इज पेरोक्साइड्स, दिस इज पेरोक्साइड्स। सो पेरोक्साइड on decomposition produce oxide and oxygen. This is oxide जहां ऑक्सीजन -2 स्टेट में। तो अपनी कॉपी में मुझे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकते हो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया? BaO2 on heating what plus what? ये पेरोक्साइड है, ये ऑक्साइड है। Ba plus half. अब आप लिखोगे बेरियम का ऑक्साइड प्लस एंड हाफ वुड। सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस जितने भी पेरोक्साइड है ऑक्साइड बनाएंगे एंड ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। NaO. सोडियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मान लो मैंने ये रिएक्शन ऐसे दे दी, Na2O2
प्लस H2SO4 हीट। पहले तो केटायन एनायन एक्सचेंज करो। Na2SO4 Na2SO4 plus Na2SO4 plus H2O2 plus H2O2 and Na2SO4 बना पर H2O plus H2O2 बनने वाला वो बचेगा नहीं, ये डीकंपोज करके वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज करे। यहाँ पे Na2O कंसीडर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हीट करने पे हो रहा है। नहीं, नीचे वाले में। इसमें या तो हाँ। सल्फेट बनेगा ना, सोडियम का सल्फेट। पर ग्रुप 1 के सल्फेट्स की Na2O2 हीटिंग पड़ी थी। सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1 नेवर डीकंपोज ऑन हीटिंग। नहीं, पर Na2O2 भी तो हीट हो रहा है ना उसके साथ, वो अकेले इसके डिकम्पोज साथ नहीं इसकी है। रिएक्शन हो रही है ना, ये लिखने का जब आपको दिस प्लस दिस हीटिंग लिखा है ना, इसका मतलब है इन दोनों को मिक्स किया गया और गर्म किया जा रहा है। ओके सर। ठीक है, एक तो ये रूल कहां कहां ऑक्सीजन रिलीज होगी। सेकेंड रूल, सेंट्रल एलिमेंट is in highest state and surrounding oxygen is in -2 state। सर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। बिल्कुल, जैसे यहां मैंगनीज, क्रोमियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, +5 +5 है। ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन को कि कौन से स्टेट में आना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 दे रहा है, +3, so it will form KNO2 nitrite and oxygen is released। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहां कितना है, +3। वैसे भी जब आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द सॉल्ट, तो मैंने कहा था ऑल नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस NO2 एंड O2 एक्सेप्ट ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स। हालांकि लिथियम का नाइट्रेट मैग्नीशियम के नाइट्रेट की तरह NO2 और O2 देगा। नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस 2 gases, brown color NO2 and O2, but if it is alkali metal nitrate they only produce oxygen and nitrite। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन +3 स्टेट में आ जाएगा नाइट्राइट बनाता हुआ। ध्यान है, यस सर। हीटिंग सिल्वर इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स KMNO4 में, KMNO4 में मैंगनीज +7 स्टेट में, ऑक्सीजन -2 स्टेट में, इट इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट विल रिड्यूस इट। तो यहां भी हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज होगा। K2Cr2O7 Mn+2 में जाएगा। वो देखेंगे जब हम डी ब्लॉक में आएंगे ना, तब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। वैसे मैं अभी के लिए बता रहा हूं, मैंगनीज MnO2 बनता है, +4 में आ जाता है, और साथ में बनता है K2MnO4। फिलहाल के लिए याद ही रखना पड़ेगा, पर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट में आएंगे तब हम देखेंगे। K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में है। सेंट्रल एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन विल रिड्यूस इट टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। साइड प्रोडक्ट Cr2O3 K2CrO4 बनता है। बट फिलहाल के लिए ये इतने रिक्वायर्ड नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, हम इन कंपाउंड को स्पेसिफिकली एक लेक्चर इस पे एक लेक्चर इस पे लगाएंगे। पर अभी सिर्फ मुझे आपको इतनी चीज ध्यान में करवानी, अभी मुझे आपको यही सिखाना है, किसी भी कंपाउंड में जब सेंट्रल एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में है और बगल में ऑक्सीजन अपनी लोएस्ट स्टेट में, तो इसकी रिडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसको रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन रिलीज होगा। और जब भी यहाँ हेलोजन आ गया, सेंट्रल एटम हेलोजन, तो फिर वो हेलोजन हाईएस्ट स्टेट 7 में हो या फिर 5 वाली स्टेट में हो, दोनों में ही रिडॉक्स होगी। यानी कि अगर कभी भी रिएक्शन ऐसे आ गई KClO3 ऑन हीटिंग
तो आप लिखोगे KCl एंड ऑक्सीजन। वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड। हैलोजन अपनी लोएस्ट स्टेट में जाएगा, लोएस्ट स्टेट, ऑक्सीजन इसे रिड्यूस कर रहा है, हैलोजन को अपनी लोएस्ट स्टेट में, ऑक्सीजन इसे रिड्यूस करेगा। अगर KClO3 आ गया, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं KCl प्लस KClO4। दोनों में फर्क बताओ मैंने क्या किया। यहां मैंने क्या करवाया, KClO3 की डीकंपोजिशन में क्लोरीन का ही डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, पर KClO3 की डीकंपोजिशन KCl और O2 तक हो या फिर ये डिस्प्रपोर्शनेट करे, ये किसके हाथ में है। अब आपको यहां पर याद रखना है, अगर KClO3 से KCl लेना है तो आपको MnO2 एज ए कैटालिस्ट डालना। It will not allow its disproportionation. It will simply क्लोरीन को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा। सर यही वाला क्यों, यही क्या कर रहे अगर क्वेश्चन में कभी भी आ गया ना KClO3 की हीटिंग, तो वो अब आपको हमेशा क्वेश्चन में ऐसे देगा A प्लस B, पर B इज ए गैस, क्योंकि यहीं पे गैस बनी, यहां कोई गैस नहीं। और कई बार वो अगर उन्होंने MnO2 मेंशन करेंगे, और ये आपको याद रखना क्योंकि ये NCERT की रिएक्शन है, क्योंकि ये लैब में ऑक्सीजन बनाने का मेथड है। सर जो आपने एलिजेंस के लिए कहा था एक बार प्लीज रिपीट कर देना ना। In laboratory, oxygen gas is prepared by intramolecular redox of KClO3 using MnO2 as a catalyst. क्लोरीन अगर +5 स्टेट में है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करके अपनी हाईएस्ट स्टेट और लोएस्ट में जा सकता है। इट इज पॉसिबल। पर क्लोरीन अगर +5 स्टेट में है तो वो अपनी लोएस्ट स्टेट और ऑक्सीजन गैस बन के भी निकल सकता है। पर कौन इसे गैस फॉर्म में भेजेगा, जब आप कैटालिस्ट डालकर रिएक्शन करवा रहे हो। और अगर किसी ने ये पूछा इन दोनों रिएक्शन में विच रिएक्शन इज एंट्रोपिकली फेवरेबल, कौन सी रिएक्शन में डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, दोनों में से ऊपर वाली। दिस रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस। एक तो क्लोरीन अपनी लोएस्ट स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट में गया, ऊपर से गैस रिलीज हो रही है, एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए एनसीईआरटी की रिएक्शन, दिस इज लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर O2। सर KClO4 भी तो फर्दर डिकम्पोज जाएगा। नहीं, अगर ये डिकम्पोज होगा तो फिर वो KClO2 तक जा सकता है। हाँ सर वही सोचा, अगर KClO4 को अगर पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया। ओके सर। अगर उन्होंने MnO2 बोला है तो फिर O2 बनवानी है। अगर MnO2 नहीं कहा, फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। ओके सर, गॉट इट। दूसरी चीज, जब आपने MnO2 और KClO3 वाली रिएक्शन लेनी है, करनी है, इट्स क्वांटिटी शुड बी ऑलमोस्ट 4 times मोर देन दिस। अगर इसका 1 मोल है तो इसके 4 मोल होने चाहिए। ओके इसके सर। 2 मोल है, 8 मोल होने चाहिए। मतलब दिस शुड बी टेकन इन 4 times एक्सेस क्वांटिटी देन MnO2। ये मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि लैब में कैसे करते हैं, क्योंकि आपको 12th के प्रैक्टिकल या वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि लैब में ऑक्सीजन बनाते वक्त KClO3 और MnO2 को किस रेशो में लेना है। मुझे नहीं आता था, जब मैंने एक्सप्लोर किया था तब से मुझे ऐसा मन में सोच रहा था, जब मैं किसी को बताऊंगा तो पूरा बता दिया करूंगा, क्या पता भविष्य में किसी को कोई पूछ ले वाइवा में। तो इट शुड बी टेकन इन 4 times मोर क्वांटिटी देन MnO2। ओ यार वो क्वेश्चन हट गया, उसमें से मैंने आपसे पूछना था हाउ मेनी ऑफ देम ऑन हीटिंग कैन प्रोड्यूस O2। अब चेक करके बताओ। सर Mn3O4 और HgO बचा है। तो हमने नहीं किया क्या? वो भी होगी। मैंगनीज का ऑक्साइड और मरकरी का ऑक्साइड नहीं किया अभी? पहले मेथड में क्या लिखा था? हाँ सर, हो गया सब। आज मरेंगे तो उसी में से तो है वो। तो सारे हो तो हाउ मेनी ऑफ देम कुड, सारे, दे ऑल कैन प्रोड्यूस ऑन हीटिंग।
8. और ये अच्छा क्वेश्चन है जेई एडवांस के लिए सिंगल इंटीजर में, इसलिए मैंने बोला ना जिनको मैंने लिखवा दिया ना क्वेश्चन आंसर वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। सर मतलब MnCO4 जो होगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो MnO और MnO2, उसमें से MnO2 ही। अब MnO लिखना है बस हमने, तो MnO2 तो बनेगा ही। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रहा हूं। SO2 react with O2 in presence of platinum or V2O5 to form a gas B. SO2 and O2 क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना आपने, to form B, which react with water to form R. सर It SO3 reacts with, SO3 मैं अभी तो आगे पूरा क्वेश्चन देख ले। R के साथ मैंने रिएक्शन करवाया बेरियम क्लोराइड TPPT, R के साथ KCl aqueous in presence of potassium dichromate to form U, कलर बताना, वेपर्स। U में डाला लेड नाइट्रेट एक्वस, P प्रेसिपिटेट कलर। अब करो आइडेंटिफाई B, R, T, U एंड P। यू का कलर ग्रीनिश येलो। तीन क्वेश्चन करने एंड आई होप कि आप मेरे को सारे अननोन बिल्कुल करेक्ट बता पाओ। अमोनिया प्लस O2, some catalyst A at 500 Kelvin produces B gas plus water. B in air on heating produces R gas. Color R के साथ किसकी रिएक्शन पूछे आपसे? छोड़ो, बस इतना ही। Which of the following is or are incorrect? B is neutral, R is acidic. B is acidic, R is neutral. B is a mixed anhydride. R is a mixed anhydride of, बस यही।
क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने कॉपी में लिखवा दिए क्वेश्चन उनको पढ़े बगैर एग्जाम में नहीं जाना। HCl plus O2 using CuCl2 produces water and X gas. X using KOH in cold and dilute produces Y and Z. KOH hot and concentrated produces Y and T. सिंगल इंटीजर में दे रहा हूं फॉर जेई एडवांस 2022। difference in oxidation number of X in Z and T is dash. 4. तो सेकंड का बी और सी। Match the column. नहीं देना, आपको बहुत बड़े हिंट मिल जाएंगे। एक्चुअली मैंने ये गलती से लिख दिया और पोपट हो गए तीनों क्वेश्चन। सर हो गए। सर आंसर दे सकते हैं क्या? मैं बता दूंगा आंसर, फिर आप चेक कर लेना कितने ठीक कितने गलत। ओके सर। बस आप कर लो फिर मुझे बता दो। सर डन। डन। यस सर। Should I start giving answers?
शुड आई स्टार्ट? चलो देखो, बी क्या बनाया? SO3 SO3. R is H2SO4. H2SO4. T is BaSO4 BaSO4, barium sulfate. U is CrO2Cl2, red color. ये क्वेश्चन मेरे से बाय मिस्टेक गलत हो गया। यहां पे मुझे NaOH डालना था साथ में, बिना डाले नहीं हो सकता था। लेड क्रोमेट, येलो। कौन सा लैब टेस्ट है ये, नाम बताओगे? नाम बताओ कौन सा लैब? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मीडियम जब बेसिक होता था तो क्रोमियम क्रोमेट बनेगा, और जब लेड केटायन है तो लेड क्रोमेट के साथ येलो PPT। इसके किसी भी स्टेप में डाउट? क्या आप ये पकड़ पाए थे? अगर आप ये पकड़ पाए, आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट का नहीं अगर पकड़ा किसी का ये ठीक हुआ ना, ये ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सर, ये वाला ठीक हुआ, Yes, इससे अगला sir. वाला ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। यस अब सर, ठीक हो आगे गया। ये नहीं पकड़ पाना था, क्योंकि ठीक वाला मीडियम नहीं अगर बेसिक है तो फिर ये हमने किया था, डाइक्रोमेट हो, मीडियम बेसिक हो तो ये क्रोमेट में जाता है जब pH मोर देन 7 हो, क्रोमियम +6 स्टेट में हो। जब मीडियम बेसिक होगा तो क्रोमियम +6 स्टेट में क्रोमेट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जब मीडियम एसिडिक होगा, क्रोमियम +6 स्टेट में डाइक्रोमेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर कभी रिडॉक्स हो गई तो क्रोमियम +3 स्टेट में आ जाएगा एसिडिक मीडियम में। क्रोमियम अगर +6 स्टेट में है, एसिडिक मीडियम है, तो डाइक्रोमेट। और अगर कभी रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे तो रिड्यूस होके डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में जाएगा। और अगर मीडियम बेसिक हो रहा है क्रोमियम +6 स्टेट में, बेसिक मीडियम में क्रोमेट रहेगा। तो मुझे ये देना था, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन। लेकिन अब जो चीज आप नोट करोगे, जिस पर्पस के लिए मैंने ये रिवाइज करवाया, ये जो पहला स्टेप है SO2 से SO3 का बनना, और फिर SO3 से वाटर बना के H2SO4 के लिए आना, तो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में जब SO2 से SO3 बनती है, O2 के साथ SO2 का कंबशन होता है, टेम्परेचर शुड बी मग्ड अप, कैटलिस्ट प्रेशर याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर H2SO4 वाया कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप हो गया। कॉन्टैक्ट नहीं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है शायद, नहीं सर कॉन्टैक्ट ओस्टवाल्ड प्रोसेस ही प्रोसेस, है। करेक्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट ये सर थी, कॉन्टैक्ट है सर। ये नहीं, वो ओस्टवाल्ड है, ओस्टवाल्ड ये है। कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट है। यस सर। दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। SO3 तक है, फिर H2SO4 तक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर इसमें ओलियम भी H2SO4 बनेगा तक ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, H2SO4 तक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिर उसका इसमें एक ओलियम भी स्टेप बनेगा है क्या? ये। बन सकता है, बिल्कुल बनता है। H2SO4 SO3 के साथ मिलके ओलियम बनाता है। अब देखो, बहुत अच्छी चीज होगी पूछ ली, जब आपको पता है कि ये दोनों मिलके ओलियम बना सकते हैं। अगर मुझे ओलियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना होता ना, फिर मैं ये सब बना देता। इसलिए इसको इंडिकेटिव क्वेश्चन कहते हैं केमिस्ट्री में, कि क्या बनेगा, मोर देन वन ऑप्शन हो सकती है, पर आगे क्या बनवा रहा है उससे हेल्प लगेगी कि क्या बनाना है। यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। यस। So this is the step of contact process. Contact process is used for preparation of sulfuric acid on the industrial scale. Ammonia plus O2, NO, सर NO। NO, platinum catalyst. कैटलिस्ट याद करवाना। NO एयर में NO2 गैस बनाएगी। कलर NO2 का रेड ब्राउन। रेडिश ब्राउन। सो दिस इज, इससे आगे मैं नाइट्रिक एसिड बनवाऊंगा वाटर डाल के इसमें, क्योंकि NO2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। HNO2 और यस सर, HNO3 HNO2 का प्लस एनहाइड्राइड HNO3। बनवाऊं। इसका एनहाइड्राइड अगर मैं बनवाऊं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालू, क्या बनेगा? N2O4, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। N2O4
NO2। तो NO2 में वाटर मिला दिया, NO2 में वाटर मिला दिया तो दो एसिड्स बनेंगे, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। तो नाइट्रिक एसिड का अगर मुझे NO2 से नाइट्रिक एसिड बनवाना है तो जस्ट आई नीड टू हाइड्रोलाइज इट टू फॉर्म नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। Method of preparation of nitric acid using ammonia. This is which method? Ostwald. तो Ostwald मेथड का ये एक स्टेप है जिसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर याद रखना। मेरा मेन पर्पस है कैटलिस्ट और टेम्परेचर याद रखवाना। कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर पता हो। कौन सी गैस बन सकती थी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर बना रहे हैं, कौन सी गैस बनेगी? सिंपल है, क्लोरीन। तो मुझे जो याद करवाना था ये स्टेप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन यूजिंग cupric chloride catalyst at 700 Kelvin, industrial method of preparation for chlorine. This is called Deccan's process. और मैं ये श्योर हूं आपको ये जेई मेंस में पक्का पूछा जाएगा। Which catalyst is used in Deccan's process? Which catalyst is used in Ostwald process? Which catalyst is used in contact process? आपको ये जरूर पूछा जाएगा जेई मेंस में, इसलिए इसे पढ़ के जाना, इसे छोड़ना नहीं। डेक्कन्स प्रोसेस में क्या बनवाते हैं? क्लोरीन। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड। ये पता होना चाहिए। अब क्लोरीन के साथ KOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कभी ये अपने रिएक्शन वाला पेज खोलो, हेलोजन अंडर बेसिक कंडीशन, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, रिएक्शन वाला पेज, अंडर बेसिक मीडियम, हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन ऑफ बेस, दोनों जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहां हेलोजन -1 स्टेट में और हाइपोहेलाइट बनाएगा +1 स्टेट में। रिएक्शन वाला पेज खोलो, अभी याद आ जाएगा। Yes, sir. और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड में है XO3- +5 स्टेट तक, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, हेलोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन द बेसिक कंडीशन। हेलोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन द बेसिक कंडीशन। अगर ये रिएक्शन वाला पेज याद है तो फिर आप प्रोडक्ट बना सकते हो Y और Z, Y और T। जब आपको पता है कि ये एक्स क्लोरीन है तो मुझे बताओ यहां पर मैं प्रोडक्ट में क्या लिखूं? X माइनस, XO माइनस, हु इज X क्लोरीन, Cl माइनस एंड ClO माइनस। पर केटायन कौन सा दूं? K प्लस, पोटेशियम, KCl, KClO, साइड प्रोडक्ट वाटर। यहां बताओ क्या लिखूं? X माइनस, XO3 माइनस, KCl और KCl प्लस KClO3। अब मैंने पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बताओ। यहां क्लोरीन +1 स्टेट में, यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड +5, सो आंसर विल बी 4। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट रिएक्शन, फिर खत्म क्लास। क्या मैं इरेज कर दूं ये? यस सर। ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क, Y गैस,
जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। Why is dark blue in the liquid state? Why is pale blue gas? Very good. ये तुक्का मारा था, यहां से याद है? सर मुझे पहले स्लाइड लगे थे ऑक्सीजन अब की, बस आपको वही यहां से पता होना चाहिए। आपने बताया था इलेक्ट्रिक स्पार्क। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क डाल के ओजोन बनती है। अगर कोई पूछे ऑक्सीजन और ओजोन में विच इज मोर स्टेबल, हमने किया था कुछ दिन पहले, ऑक्सीजन और ओजोन में विच इज मोर स्टेबल? ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। तो फिर मुझे ये बताओ, O2 से जब ओजोन बनवाना है, O2 से ओजोन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। इसलिए एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। और आपको यहां पर कई बार बुक में लिखा मिलेगा या एग्जाम में से मिलेगा साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब एक्सेस में नहीं इलेक्ट्रिक स्पार्क देना, हल्का सा चिंगारी देनी। अगर ज्यादा चिंगारी दे दी ना, ओजोन इज वेरी अनस्टेबल, ओजोन डीकंपोज करके वापस O2 और ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। हम नहीं चाहते कि ओजोन डीकंपोज करे, इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कंट्रोल्ड अमाउंट में, एक्सप्लोड नहीं करानी ओजोन, इसलिए साइलेंट। और क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए अगर आपने इसके ए मोल लिए ना, ए मोल, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसके ए मोल में से इसके कितने मोल बन सकते हैं, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर मैंने पूछा हो कि अगर इसके ए मोल है 2A/3, कभी नहीं बनाएंगे। मैक्सिमम इस रिएक्शन में ओजोन के अगर आपने ए मोल इसके लिए 0.2A/3 मोल बनते हैं। आप बता सकते हो कितने ऑक्सीजन के मोल डीकंपोज किए हैं? अगर 0.2A/3 मोल ओजोन के बने तो O2 के ए में से कितने मोल हैं जो डीकंपोज हो गए? 0.8। सोच के बताओ, मोल 2.8 कंसेप्ट A/3 सही है मैंने कितना? 2.8 A/3 ना, गलत। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जेई मेंस लेवल का। अगर इसके ए मोल लिए मैंने स्टार्टिंग में 0.1, पर इसके बने 0.2A/3 मोल है, इसके 0.2A/3 मोल बने, 0.2A/3 मोल बने, तो O2 के कितने मोल डीकंपोज हुए? 0.1 A। वेरी गुड। A माइनस एक्स, अगर A में से x मोल डीकंपोज हुए तो O3 के कितने मोल बने? 2x/3 मोल। और मैंने ओटोजोन के कितने मोल बनवाए आपसे? 0.2A/3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1A। यहां से कितना बनेगा x? 0.1A। तो x इज 0.1A। अब आप मुझे बताओ ये कितना बना, मतलब इसका कितने परसेंट डीकंपोज हुआ? 1%। 10%। 10%। हाँ, सॉरी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे बनवाया जा सकता है। अब मैंने ये क्यों करवाया, मैंने ऐसा क्यों करवाई आपसे ये काम? एक्चुअल में जब हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाते ना, तो आपके पास कभी भी पूरा का पूरा, अगर आपने इसके कितने भी मोल ले लिए, आपको मैक्सिमम 10% ओजोन मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी स्टेबल। ऑक्सीजन इज वेरी स्टेबल, ये पूरी की पूरी डीकंपोज करके ओजोन नहीं बनाती। आपको 10% कंसंट्रेशन में ओजोन मिलेगा, बाकी 90% O2 ही है। तो आपको मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर में क्या क्या होगा? O2 एंड ओजोन बोथ। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ओजोन बनवाया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या आपको ओजोन 100% मिलेगी? नहीं मिलेगी, 10% मिलेगी, रिमेनिंग 90% O2 ही है। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन।
और अब मैं आपको लेके जा रहा हूं 1 साल पहले गैसियस स्टेट यूडियोमेट्री में। इन दोनों में से कौन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलोल में सर एब्जॉर्ब O2 होगा? सर ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। और टर्पेंटाइन ऑयल में कौन एब्जॉर्ब होगा? सर CO2। बग टर्पेंटाइन ऑयल में कौन एब्जॉर्ब होगा? इन दोनों में से बोल रहा हूँ यार। सर जब O3 तूने O3 पहला आंसर O3 सही दिया सर ऑब्वियसली ओजोन सर वो हाँ। KOH में अब्जॉर्ब होगी KOH। एग्जैक्टली। सॉरी आपको सर। ऐसे क्वेश्चन यूडियोमेट्री में पूछे जाएंगे, फिर यूडियोमेट्री Yes, sir, से yes, रिलेटेड sir. पी ब्लॉक में मिक्स आ जाएगा क्वेश्चन यस सर। कि ऑक्सीजन किस में एब्जॉर्ब हो सकता है और ओजोन किस में एब्जॉर्ब होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और ओजोन मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डीकंपोज नहीं होता। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही है या बढ़ रही है? 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन गए। घट रही है। 3 मोल घट रही है। 2 मोल गैस, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव और आपने बोला डेल्टा एच इज पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव। तो अब बताओ डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन को तो होना ही नहीं चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह करवा के हम बनवा रहे हैं, क्योंकि इसका डेल्टा एच भी एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा जी तो पॉजिटिव है। इसलिए ऑक्सीजन अपने आप ओजोन नहीं बना सकता, इट नीड्स सम एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। और ओजोन की प्रॉपर्टी गैस फॉर्म में ये येलोइश ब्लू है, और अगर आपने इसको लिक्विफाई कर दिया ओजोन को तो डार्क ब्लू हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन हो गया। इन दोनों में से कौन पैरामैग्नेटिक है? इन दोनों में से कौन पैरामैग्नेटिक है? O2 केमिकल बॉन्डिंग O2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, याद है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। यस सर। और अगर ओजोन आ गया, ओजोन का स्ट्रक्चर पता है आपको? क्या यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो सर। नहीं है। सो दिस इज डायामैग्नेटिक। वाई इज डायामैग्नेटिक? हाँ बस 1 मिनट, बस सर एक डाउट है सर। 1 मिनट बस, मैं ये बता दूं फिर आप डाउट से दूंगा। अब अपने गैस करके बताओ, सल्फर -2 स्टेट में है और ओजोन इज ए वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फ्लोरीन। तो सल्फर को किस स्टेट में भेज दूं? सल्फर को कौन सी स्टेट में भेज दूं अगर ये वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? +6। बताओ क्या बनवाऊं जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है? सल्फर को +6 में भेजना है, +6 में भेजना है, और ऑक्सीजन से रिलेटेड सल्फर को कुछ बताओ। SO3 +6 स्टेट में सल्फेट, जिंक सल्फेट। जब पता है आपको जिंक बैठा, तो जिंक क्या करेगा फिर? अच्छा मान लिया मैंने आपसे ये, आपने मुझे बोला सर SO3 बनवा दो, मान लिया सही बोला आपने, क्योंकि सल्फर +6 में आ गया। जिंक तो +2 स्टेट में ओजोन के साथ मिलके क्या बनाए? जिंक ऑक्साइड। ये दोनों मिल जाएंगे अब। मेटल ऑक्साइड बेसिक, यस सर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, दोनों कंबाइन हो जाए। इसलिए ये मिलके क्या बना देंगे? जिंक सल्फेट। यहां बताओ क्या करोगे? PbSO4। यहां क्या करोगे? कैडमियम सल्फेट। अब आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो लेड सल्फाइड की पेंटिंग्स होती हैं, मान लो लेड की पेंटिंग्स है, लेड उसके लेड की कोई पेंटिंग थी, वो एयर में ना H2S गैस किसी पोल्यूशन वाले एरिया में है, तो लेड ने H2S से मिलके लेड सल्फाइड बना लिया। ऑल सल्फाइड्स अपीयर विच कलर? मैंने कभी उसमें बताया था क्वालिटेटिव, ब्लैक। जैसे मैं लेड सल्फाइड के ऊपर ओजोन स्प्रे करूंगा तो सारा का सारा लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर लेड सल्फेट बनाते व्हाइट हो जाएगा। तो जिस पेंटिंग के ऊपर काले काले दाग थे, मैंने ओजोन स्प्रे की, वो काले काले दाग उतर के वो सफेद सफेद बन गए। सर तो पेंटिंग तो वैसे ही खराब हो गई। एक्चुअली में स्टैचू है कुछ इस तरीके, तो उसके ऊपर जो व्हाइट टाइप का जो भी मटेरियल बना उसको स्क्रैप करके निकाल दूं। हाँ ये तो सर। उसके ऊपर कुछ साथ में मान लो मैंने कोई
साथ में मान लो मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया जिसमें ये डिसॉल्व हो जाए, फिर तो और भी अच्छी बात है। यस सो सर। क्वेश्चन ऐसे आता है आपसे, एनसीईआरटी में ऐसे पूछते हैं, when lead sulfide, lead paintings turns black because of lead sulfide, why those paintings are treated with ozone to decompose that black material into white? So ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे पूछी जा सकती है ओजोन की। सर तो उसके ऊपर वैसे भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता होगा ना, बिल्कुल, जैसे लेकिन हम ओजोन से बेटर, ओजोन तो देखो बहुत कम मात्रा में बनती है ओजोन, और ओजोन बनवाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए ये काम लेड सल्फाइड को सल्फेट में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकता है, और हम ओजोन से प्रेफर करते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकंपोज करके क्या बनाएगा, वाटर एंड एटॉमिक, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि H2O2 भी तो डीकंपोज करके वाटर एंड एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन गैस करेगा। अरे जब साथ में आ गया लेड सल्फाइड, सल्फर -2 स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अब इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करना पड़ेगा, तो अब इससे निकला हुआ ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। H2O2 को अकेले को मैं हीट करूंगा तो वो O2 गैस बना देगा, ये ऑक्सीजन O2 गैस बन के निकलेगी, पर अगर इसको मैंने स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, तो यहां सल्फर -2 स्टेट में, लोएस्ट स्टेट में, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अब ये रिडॉक्स करेगा इसके साथ। समझ में आई ये चीज? यस सर। सो यहां पर सिर्फ इतनी चीज है, ये सारा शीट में है, आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप सोच रहे हो कि अब इतना सब हो गया, ये सब आपको शीट में लिखा मिलेगा। कैडमियम सल्फाइड होगा ना वहाँ पे, अपने कैडमियम लिख। कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। So ozone is a powerful oxidizing agent which converts sulfide into sulfate, highest state में। और वैसे भी जब भी कभी आपको कंफ्यूजन लगे कि सर SO3 बनवाओ ना +6 में, सबसे अच्छी निशानी, अगर यहाँ केटायन बैठा ना, हमेशा सॉल्ट बनवाओ, क्योंकि इस केटायन को एक आयनिक सॉल्ट बनवाना है, जितने भी केटायंस हैं उनको आयनिक सॉल्ट बनाना। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, एक तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेक्कन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज की क्लास का। सो फिलहाल मैं यहाँ क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, मैं इस वीक में मॉर्निंग में आपको एक बार बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे इस वीक में ऑक्सीजन फैमिली खत्म करनी हर हालत में, क्योंकि शायद मैं किसी, मतलब मुझे लगता है मैं शायद आईपी या जैसपी से तो हम पीछे ही हैं अभी, है ना? मुझे पता करके भी जरूर बताना सर कल बता तो इस वीक में हम मॉर्निंग में एक बार जरूर मिलेंगे, मैं अनाउंस कर दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। सो फिलहाल आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, क्लास इज ओवर। थैंक यू सर। अगर किसी को डाउट है कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। ओके, जिनको डाउट है वो मेरे साथ कनेक्टेड रहें। Something has raised hand. Unmute yourself. हाँ जी. Yes, you have any doubt? Contact for one night stand Kavya Malviya. No doubt? Okay. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।